सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के जो टॉपिक हमारा है बायोलॉजी का, उसमें हमें पढ़ना था, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पॉलन के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। देखिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे कार्पल की बात करें, पहले तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है आज गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, गुरु बीजाणु धानी यानी कि ओव्यूल इंग्लिश में अगर मैं कहूं, या फिर आप स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक क्या है? ठीक है, एक तो हमें ये पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है जो गुरु बीजाणु जनन है, यानी कि गुरु बीजाणु जनन जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो दूसरा टॉपिक जो हम आज लेंगे वो लेंगे गुरु बीजाणु जनन। देखिए, अगर बायोलॉजी रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें हैं जेनेसिस। ठीक है, ये है। तो ये दो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। इन दो टॉपिक से पहले देखिए क्या चीज है, हम जानते हैं जो कार्पल होता है, यानी जिसे कहा जाता है अंडप। अंडप का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कार्पेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गाइनोसियम होता है, यानी कि जो स्त्री केसर होता है, उसमें एक या ज्यादा कार्पल होते हैं, यानी कि अंडपी होते हैं, अंडप होते हैं। तो उस आधार पर इसको क्या कहा जाता है, जिनमें सिंगल कार्पल होता है उसको बोला जाता है एक अंडपी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक अंडपी या एकांडपी। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मोनोकार्पेलरी। ठीक है, जिसमें दो अंडप होते हैं उन्हें बोला जाता है द्विअंडपी। द्वि मीन्स क्या होगा, दो। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, बाई कार्पेलरी। ऐसी क्या होंगे, अगर तीन होंगे तो उसको बोला जाएगा त्रिअंडपी, और उसको बोला जाता है ट्राई कार्पेलरी। चार के लिए टेट्रा, बहुत सारे हैं तो मल्टी। इसी तरीके से अंडपों के आधार पर, यानी कि कार्पेल के आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए जैसे गुड़हल है या टमाटर है या भिंडी है, ये ऐसे हैं जिनमें अगर अंडप की बात करें, यानी कि कार्पेल की बात करें, तो कार्पेल इनमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब कार्पल एक से ज्यादा होते हैं और अंडकों की इस तरीके की व्यवस्था होती है तो उसे बोला जाता है युक्तांडपी। उसे क्या बोला जाता है, जैसे गुड़हल की बात कर रहे हैं ना, गुड़हल हमने पढ़ा था, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे युक्तांडपी की बात कर रहे हैं, युक्तांडपी गुड़हल में होगा, जिसे सिनकार्पस बोला जाता है। यानी कि जो कार्पल होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं और अलग अलग होने की वजह से ही उनको क्या बोला जाता है, युक्तांडपी इनको कहा जाता है। एक दूसरे से क्या है, मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अवस्था ऐसी है जब एक दूसरे से फ्री होंगे तो उस समय इसको बोला जाता है मुक्तांडपी। यानी कि ये आपका क्या हो जाता है, जैसे गुड़हल का एग्जाम्पल हमने लिया, सिनकार्पस उसको बोला जाता है। ठीक है, और जब मुक्तांडपी, जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर किसमें मिलता है, चंपा में। ठीक है, तो इसमें इसको बोला जाता है एपोकार्पस। इसमें क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में जिसकी बात कर रहे हैं, एपोकार्पस। एपोकार्पस कब होगा, जब जो कार्पेल है वो एक दूसरे से फ्री होगा, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, और जिसमें एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्टेड होगा, उसको बोला जाता है युक्तांडपी। जैसे कि एक से ज्यादा जो अंडप हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका उदाहरण भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका उदाहरण हो गया गुड़हल और मुक्तांडपी का उदाहरण हो गया चंपा। आ गया समझ? अब पूरा जो कार्पल बनता है वो कार्पल के अंतर्गत हमने पढ़ा है, स्टिग्मा भी होती है, यानी कि जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका भी होती है जिसे स्टाइल कहते हैं, ओवरी भी होती है जो कार्पल के नीचे वाला भाग होता है और फूला हुआ भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी, या उसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है,
तो ये फूला वाला भाग कहाँ पर होता है? वर्तिका के बिल्कुल निचले हिस्से पर होता है। एक तरीके से खोखली तरीके की संरचना होती है। अब ये जो अंडाशय होता है, अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्टरी था। ये जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय के अंदर कोष्ठों की संख्या, यानी कि देखिए कोष्ठ क्या कैसे कहेंगे, चैम्बर कहेंगे उसको, या ये भी क्या होता है, कई बार कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे द्वि में यानी कि बाई में, त्रि में यानी कि ट्राई में, और यानी क्या कह सकते हैं, बहु में, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में मल्टी में। तो ये इस तरीके का इसमें भी कोष्ठों का अंदर यानी कि जो चैम्बर्स होते हैं उनका डिवीजन होता है। अब जो ये यहाँ पर अंडाशय की बात कर रहे हैं हम, यानी कि जो ओवरी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर टिश्यूज के एक उभार होता है जिसे बोलते हैं हम बीजांडासन। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांडासन। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई होती है। प्लेसेंटा पर क्या लगा होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो जनरली, हम माइक्रोस्पोरेंजिया तो कहते नहीं है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया नाम तो है उसका, लेकिन जनरली उसको हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, यानी कि ओव्यूल कहते हैं। मैं दोनों नाम इसलिए लिख रही हूं ताकि टर्म समझने में इजी हो जाए। तो उसको क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। तो एक अंडाशय में जितने ओव्यूल होते हैं उनके नंबर्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि प्लांट स्पीशीज क्या है, यानी कि प्लांट स्पीशीज के हिसाब से ये डिसाइडेड होगा कि जो ओवरी है उसमें जो ओव्यूल है उसकी संख्या कितनी होगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, फिर उदाहरण ले लेते हैं, जो वर्तमान की फसल है उसी से संबंधित ही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं के पुष्प का यानी कि फूल के अंडाशय में से एक बीजांड, और पपीता मान लीजिए, तरबूज मान लीजिए, देखा ही है आपने तरबूज वगैरह, जब आप उसको काटते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं? बीज लगे हुए होते हैं। ठीक है। गेहूं है तो एक ही है। तो ये एक अलग अलग उदाहरण है कि एक बीजांड, जैसे आम मान लीजिए, आम में एक ही तो गुठली होती है, जैसे आजकल आम का भी सीजन आने ही लगा है। तो ये क्या होते हैं कि एक बीजांड इनमें होता है, और जैसे तरबूज ले लिया, पपीता ले लिया, या खरबूजा ले लीजिए, इनमें क्या होते हैं? बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो अंडाशय के अंदर यानी कि ओवरी में जो बीजांड आसन है उसका प्लेसेंटेशन भी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है। कैसे? कुछ उदाहरण देखिए, जैसे आजकल आप खीरा खा रहे होंगे, भिंडी खा रहे होंगे, उन्हीं उदाहरणों से देख रहे हैं जिनको आप ये देखने के बाद टेस्ट कर सके। आप टमाटर की बात करें, जब आप इन्हें काटते हैं तो इनमें जो बीज होते हैं वो भित्तियों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। जैसे खीरा, ककड़ी को ले लीजिए इसमें। ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है कि जब आप बीजांड आसन का, मान लीजिए ये क्या है? ये लेडी फिंगर है, मतलब भिंडी है। ठीक है। आपने इसको क्या किया? यहां से इस तरीके से काटा, आपने एक सेक्शन लिया। जब आप इसको काटते हैं तो कुछ भिंडी का पीस इस तरीके से होता है, ऐसे ही तो होता है कुछ कुछ। ठीक है। तो यहां जब आप काटते हैं तो आपको बीजों का एक अलग विन्यास लगा हुआ मिलता है। तो आप हर किसी में ये टेस्ट कर सकते हैं कि किस किस तरीके की व्यवस्था होती है। जैसे टमाटर में देख सकते हैं, खीरे में देख सकते हैं। तो ये होता है उनका किस तरीके से वहां पर प्लेसेंटेशन है, मीन्स किस तरीके से उनका विन्यास वहां पर है। अब देखिए, जैसे भिंडी की बात की हमने, ठीक है, ऐसे ही हम मान लीजिए खीरे की बात कर लेते हैं। ये खीरा है, आप आजकल काट रहे हैं, उसको काट के देखिएगा। मोस्टली क्या होता है, इस तरीके से अंदर से 3 फांके जैसी बनी हुई होती हैं, पीस बने हुए होते हैं, ऐसा ही तो होता है। फिर ये वाली जो इस तरीके का कुछ चित्र होता है, उसमें इस तरीके से ऐसे होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बीज लगे हुए होते हैं। तो सब में क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। मटर ले लीजिए, मटर में आप जानते ही हैं, माना ये मटर कुछ कुछ ऐसी दिखती है, तो मान लीजिए मटर है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, वो दाने लगे हुए होते ही हैं मटर के इस तरीके से। तो सब में क्या होता है, एक अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, ये जो ओव्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी पे आते हैं।
हम बात कर रहे हैं मेगास्पोरेंजियम की। क्या लिख दिया, रेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं, यानी कि ओव्यूल की बात करते हैं। और फिर हिंदी में लिख देती हूं यहां पर गुरु बीजाणुधानी। क्या हो गया, गुरु बीजाणुधानी, इसकी बात करते हैं। देखिए, जो ओव्यूल है वो ओव्यूल बीजांड आसन से लगा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा से वो लगा हुआ होता है। और एक छोटी सी स्टॉक्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे, ये वो होता है, यानी कि वृंत जैसी संरचना होती है और जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, उसे बोला जाता है फनिकल। उसे क्या बोला जाता है, फनिकल, यानी कि बीजांड वृंत। अब मैं आपको इसको एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये एक बीजांड की संरचना है, ऐसे करके आपको पूरा दिख रहा होगा इसमें। तो फिलहाल ये देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी, बीजांड वृंत की। ये वो वाला भाग है जहां पर बीजांड किससे लगा हुआ होगा, बीजांड आसन से लगा हुआ होगा। ये स्टॉक दिख ही रहा है, जिसे हम बोलते हैं फनिकल। अब जो पूरी की पूरी बॉडी है, जो पूरे का पूरा ओव्यूल है, ये पूरे का पूरा क्या है, इस तरीके से ओव्यूल है। तो ओव्यूल बॉडी का वो स्थान जहां ये वृंत जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहां पर ये वृंत क्या है, जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग देखिए, ये तो स्टॉक दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर क्या है, इससे बॉडी से कनेक्टेड है। तो जिस पार्ट पर ये बॉडी से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं नाभिक, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। अब ये जो हाइलम है, ये ओव्यूल और जो उसका ये वृंत है यानी कि फनिकल है, इनके बीच में एक जॉइंटिंग पॉइंट की तरीके से होता है। तो हाइलम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं एक इंटेगुमेंट की। इंटेगुमेंट का मतलब ये होता है कि जो आवरण है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे शुद्ध हिंदी की बात करो तो अध्यावरण बोलते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जितने फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मींस प्लांट्स की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना हो जाती है इस दृष्टि से, क्योंकि एक तो ये क्या करता है, पूरे इसको कवर करने का काम करता है, ढके रहता है, और इस पर ही, इंटेगुमेंट पर ही जिम्मेदारी होती है। देखिए, कोई भी आवरण है जो उसका काम होता है, वही काम यहाँ पर इस आवरण का है, उसका प्रोटेक्शन करना, संरक्षण करना, यानी कि उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। अब बात करते हैं बीजांड द्वार की। छोटा सा यहाँ पर आपको पोर दिखाई दे रहा होगा, जो क्या है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल इंग्लिश में बोला जाता है। जो इंटेगुमेंट है, जो इंटेगुमेंट के बीजांड के चारों ओर घिरे हुआ है, ये मतलब ये ओपनिंग आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है, केवल एक छोटा सा भाग होता है जहां पर कवरिंग नहीं होती है, और वहीं से एक द्वार बनना, यानी कि एक डोर बनना या छिद्र बनना शुरू हो जाता है। पूरे पे तो कवरिंग है, सिर्फ यही वाला पार्ट रह गया है इतना सा जहां पर कवरिंग नहीं है। तो इस तरीके के शीर्ष के एक छोटे से हिस्से से क्या हो जाता है, जो ये इंटेगुमेंट है वो अनुपस्थित हो जाता है, और एक छोटा सा एक छेद जो बन जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है, माइक्रोपाइल है यानी कि कोई संरचना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय जो पोलन ट्यूब होती है यानी कि पराग नलिका होती है, वो बीजांड में कहां से बाहर निकलती है, वो कहां से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से ही वो प्रवेश करती है, ठीक है। अब बीजांड से निषेचन के बाद बीज बन जाएंगे। अब जब बीज बन जाते हैं तो बीज बनने पर बीजांड के द्वारा अपना एक एक्सिस्टेंस बनी रहती है, और बीज का जब यहाँ पर जर्मिनेशन होगा यानी कि सीड जर्मिनेशन होगा, तो सीड जर्मिनेशन के समय पे जैसे क्या होता है, जरूरी चीजें जैसे पानी चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, तो उनके जाने का माध्यम भी यही द्वार बनता भी है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं ऊपर वाले भाग की। बिल्कुल सिर जैसी संरचना लगती है जब आप बीजांड को देखते हैं। तो ये वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग जो होता है, ये होता है क्लाजा, या हिंदी में जिसको कहा जाता है निभाग। अब ये कहाँ है, स्थिति देखिएगा आप इसकी, ये कहाँ है, जो बीजांड द्वार है यानी कि जो माइक्रोपाइल है, उस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला भाग क्या होगा, क्लाजा जिसको
कहा जाता है। ठीक है, अब चैलाजा भी कहते हैं, क्लाजा भी कहते हैं, निभाग तो है ही हिंदी में, तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, जो भी ये बीजांड है इसके एक सिरे पर बीजांड द्वार हो गया, इस पे ये हो गया, तो निभाग जो होता है यानी कि ये जो क्लाजा होता है, क्लाजा बीजांड के जो बेस पार्ट है उसको फॉलो करता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उसका प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर न्यूसेलस की, जिसे कहा जा रहा है बीजांड काय। क्या होता है ये? बीच वाला भाग हो गया, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बीच वाला भाग छूटा है। बीच वाला भाग है पूरे तरीके से कवर्ड दिख ही रहा है और पेरेन्काइमेटस सेल्स का ये वाला पार्ट बना हुआ होता है और इसी को कहा जाता है न्यूसेलस। ठीक है, यहां पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में स्टोर्ड फूड होता है और जो ये न्यूसेलस है इसमें फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है, इसलिए ये वाला भाग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो बीजांड है उसके अंदर केवल एक एम्ब्रियोसेक स्थित होता है और हेप्लॉइड तरीके से फिर मेगास्पोर से इनका क्या हो जाएगा, जो विकास है उस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा, जो मेगास्पोर बन रहे हैं, मेगास्पोर का जब ओरिजिन होता है यानी कि जब मेगास्पोर बनते हैं तो उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, जिसे शॉर्टली MC मेगास्पोर मदर सेल MMC जिसको कहा जाता है। अब वहां पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मेयोसिस डिवीजन होता है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन जिसको कह सकते हैं। जो बीजांड के शरीर का एक प्लेसेंटेशन है उसके बेस पर बीजांड कई तरीके के होते हैं। देखिए बीजांड की जो स्थिति होती है अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हमें कई बार क्या, जो चित्र हमारे पास है हम उसको देख रहे हैं, अब हमने कहा जैसे अलग अलग तरीके की स्थिति होती है, तो ये जो बीजांड का प्रकार है, ये बीजांड का प्रकार है हमारा एनाट्रोपस टाइप का। कैसा है? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या होता है, जो बीजांड द्वार होता है ठीक नीचे होता है, यानी कि बीजांड वृंत के पास होता है। कई तरीके के होते हैं, जैसे ऑर्थोट्रोपस भी होते हैं। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, ये वाली ओपनिंग जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो अलग अलग तरीके के हैं, कैम्पाइलोट्रोपस भी होते हैं, सर्सिनोट्रोपस भी होते हैं, एम्फीट्रोपस भी होते हैं। तो वो एक अलग से हम पढ़ेंगे कि बीजांड के कितने प्रकार होते हैं। फिलहाल जो बात हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा एनाट्रोपस टाइप का होता है। तो ये तो था कि किस तरीके से बीजांड की संरचना होती है। अंदर की ओर ये वाला पार्ट छूटा है, अंदर की ओर ये क्या है, एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक से सेक है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं टोटल इसमें 7 सेल्स होती हैं, लेकिन 8 पूरे बीजांड में 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहा जाता है, नहीं तो इंग्लिश में बोला जाता है एंटीपोडल सेल। ठीक है, ऐसे ही बीच में जो सेल्स होती हैं उनको ध्रुवीय केंद्र कहा जाता है, यानी कि ये बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, तो पोलर न्यूक्लियस इसको बोला जाता है। और ये क्या है, 3 नीचे आपको जो दिखाई दे रही है, बीच वाली एग सेल है यानी कि अंड है, और बाद साइड में जो इसकी दोनों सेल्स हैं ये क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं, जिन्हें कहा जाता है सिनर्जियल सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से बीजांड की संरचना पूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मेगास्पोरोजेनेसिस है यानी कि जो गुरु बीजाणु जनन है वो होता है। देखिए गुरु बीजाणु, अभी तक हमने गुरु बीजाणु धानी यानी कि बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से संरचना है और किस भाग का क्या क्या काम होता है। देखिए जो इंटेगुमेंट है, मैं उसको एक बार और क्लियर कर दूं, ये जो इंटेगुमेंट है इस तरीके से लेयर्स दिखाई दे रही है, ये बाहर का आवरण है, ये बीच मध्य का आवरण है और ये अंतः आवरण है। ठीक है, एक्सो लेयर कह सकते हैं, मीजो लेयर और एंडो लेयर। तो अलग अलग तरीके से ये क्या होता है, पूरे इंटेगुमेंट को यहाँ कवर करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जो बीजांड द्वार होता है वहां पर इंटेगुमेंट की कितनी लेयर होती हैं। देखिए बीजांड द्वार बनने का ही मतलब ये है कि वहां पर इंटेगुमेंट नहीं है, यानी कि अध्यावरण नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बात कर रहे थे हम, गुरु बीजाणु जनन की। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरो
मेगास्पोरोजेनेसिस, हम इसकी बात कर रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस की। क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से ही तैयार किया है। ये इस तरीके का डायग्राम है जिसमें हम पूरे तरीके से जो एम्ब्रियो सेक है उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले समझ लें कि जो मेगास्पोर मदर सेल है यानी कि एमएमसी जिसको कहा जाता है, उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और उसके बाद किसका निर्माण होता है, मेगास्पोर का निर्माण होता है। और इस तरीके से गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बनने की प्रोसेस ही कही जाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले तो ध्यान रखिएगा कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। फिर से रिपीट कर देती हूं, एमएमसी से जो बीजाणु मात्र कोशिका है, तो एमएमसी से यहाँ पर डिवीजन होता है और उसके बाद बनते हैं मेगास्पोर। वो डिवीजन कौन सा होता है, रिडक्शन डिवीजन या मेयोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनते हैं, मेगास्पोर। तो यहां से यहां तक की प्रोसेस ही क्या कही जाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन। अब देखिए क्या होता है, जो न्यूसेलस है उसमें बीजांड का जो द्वार होता है, जो अभी हमने देखा है, यहाँ पर बात करूं एक बार फिर से, ये देख लीजिए, जो ये बीजांड का द्वार होता है उसकी ओर से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है और पूरा जो अंडाशय है उस पूरे अंडाशय के बीजांडकाय की ये एक ऐसी संरचना होती है जो कैसी होगी, डिप्लॉयड टाइप की होगी, ठीक है। अब जितना यहां पर टिश्यू है, ओव्यूल रिलेटेड बात कर रहे हैं, जितना यहां पर टिश्यू है वो टिश्यू कैसा होगा, जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उन डिप्लॉयड सेल से ही यहां पर एमएमसी के रूप में उसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर हो गया। टिश्यू ही तो बाद में किसी तरीके से आगे जाके एक भूमिका में आएगा। तो यहाँ पर भी जो बीजांडकाय है उसमें जो बीजाणु जन ऊतक होता है वही आगे जाके एमएमसी की तरीके से काम करेगा। तो इस आकार में बहुत सारी कोशिकाओं की अपेक्षा कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और फिर उनके बाद देखिए, इस चीज को भी मैं एक छोटे से डायग्राम से समझाऊं तो शायद आपको समझना इजी हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, यहां पर क्या चल रहा है उनका, इस तरीके से ये सेल्स बनी हुई है, ये है, हो गया। यहां पर ये सब में न्यूक्लियस इस तरीके से है ही। अब आप ये वाली सेल को देखो, ये वाली सेल क्या है, कंपेरेटिव और सेल से बड़ी है। अगर इस सेल से कंपेयर करते हैं तो भी बड़ी है, मतलब बाकी सेल से कंपेयर करते हैं तो ये बीच वाली सेल क्या है, ज्यादा बड़ी है। तो ये जो है ये है बीजांडकाय, ठीक है, ये क्या है, बीजांडकाय यानी कि जो ओव्यूल है उसकी बॉडी। अब ये सेल कुछ अधिक बड़ी हो जाती है, ज्यादा डेवलप हो जाती है और यही सेल एमएमसी फॉर्म में आती है यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में आती। फिर इसमें विभाजन होता है। जब इसमें विभाजन होता है, मैं यहीं से दिखा देती हूँ, जब इसमें विभाजन होता है तो ये 2 में डिवाइड हो जाती है। फिर इसमें विभाजन होता है और उस विभाजन के बाद ये टोटल कितने में डिवाइड हो जाती है, 4 में डिवाइड हो जाती है। जब ये मेगास्पोर 4 सेल यहाँ पर बन जाती है तो उसे बोलते हैं मेगास्पोर टेट्रेट, ठीक है, यानी गुरु बीजाणु चतुष्क जिसको बोला जाता है, गुरु बीजाणु चतुष्क, क्या बोल रही थी, चतुष्क या चतुष्टक, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, इस सेल की हम बात कर रहे हैं कि जो बीजांडकाय है उसमें एक सेल अति डेवलप हो जाती है और उसके बाद वो एमएमसी के तरीके से ही काम करना शुरू कर देती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से वो विभाजित होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम अगला टॉपिक जो इसमें लेने वाले हैं वो ये लेने वाले हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मैं अभी चेंज कर दूं, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको कि ये है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अगले में, क्योंकि आज जो सेल्स का डिवीजन है और जो ये बीजांड की संरचना है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ गई हैं। तो
इसलिए आज इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। एक चीज और, जो चीजें इंपॉर्टेंट कुछ ध्यान में आ रही हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो बीजांड है, यानी कि जब स्पोरोजेनेसिस, ये तो हम जानते हैं मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड जो स्पोर हैं उनका निर्माण होता है, फिर ये हैप्लॉइड वृद्धि करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते, सॉरी, गैमेटोफाइट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यही गैमेटोफाइट क्या करते हैं, जब माइटोसिस डिवीजन होता है यानी कि सूत्री विभाजन होता है, उस सूत्री विभाजन के बाद युग्मकों का यानी कि गैमीट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि दो तरीके के उसमें बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, वो दो तरीके के बनते हैं, हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो बीजाणु या स्पोर जो बनते हैं, कौन से वो दो तरीके के बनते हैं, अरे एक बनते हैं लघु बीजाणु जिन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और दूसरे बनते हैं गुरु बीजाणु जिन्हें बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, अब देखिए जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु जब मेच्योर हो जाता है, जो हमने पढ़ा थोड़ा सा उसको समराइज कर रहे हैं। जब लघु बीजाणु मेच्योर हो जाता है तो लघु बीजाणु मेच्योर होने के बाद ही मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उस मेल गैमेटोफाइट में बदल जाता है। और जब ये मेल गैमेटोफाइट में विकसित होता है तो ये क्या करेगा, मेल गैमीट धारण करेगा, और मेल गैमीट रखने वाला ये क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब बात करें इसकी गुरु बीजाणु, क्योंकि आज आपने देखा हमने गुरु बीजाणु के बारे में पढ़ा, यानी कि हमने बीजांड के बारे में पढ़ा। तो गुरु बीजाणु क्या करेगा, अंड कोशिका को धारण कर लेगा और उसके बाद किस में बदल जाएगा, यानी कि एक क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी से गैमेटोफिटिक, और फिर गैमेटोफिटिक पीढ़ी से यहाँ पर गैमीट का संलयन, फिर स्पोरोफिटिक पीढ़ी, इस तरीके से पुष्पी पादपों में क्या होता है, एकांतरण होता रहता है, मीन्स अल्टरनेशन होता रहता है। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं प्रश्न कि एंजियोस्पर्म में पीढ़ी एकांतरण को, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, पीढ़ी एकांतरण को समझाइए। ठीक, आप इसके माध्यम से इसको समझा सकते हैं। आ गई बात समझ, यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्पोरोफिटिक जेनरेशन होती है उससे कहाँ गया ये गैमेटोफिटिक जेनरेशन में, ये हमने पढ़े हैं अभी। गैमेटोफिटिक से कहाँ होगा, गैमीट फ्यूजन होगा, फ्यूजन यानी कि गैमीट का संलयन होगा, गैमीट का संलयन होगा, फिर कौन सी जेनरेशन आ जाएगी, स्पोरोफिटिक। ये स्पोरोफिटिक को मैं यहाँ से, अगर यहाँ ना लिख के मैं इसे फिर से यहाँ दिखा दूं तो फिर वही रिपीट हो रहा है, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, गैमीट फ्यूजन, फिर स्पोरोफिटिक, ये आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, इसमें अल्टरनेशन होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज ध्यान में रखना कि आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट में हम फीमेल गैमेटोफाइट यानी जो सेल्स हैं उनका डिवीजन किस तरीके से होता है हम पढ़ेंगे। कौन सी सेल्स हैं जो डिजेनरेट हो जाती हैं, कौन सी सेल्स हैं जो आगे प्रक्रिया को बढ़ाती हैं, और कितने सेल में यहाँ पर डिवीजन होते हैं, कितने न्यूक्लिएट बनते हैं, और कब इसमें 4 न्यूक्लिएटेड होता है। तो इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतनी ही बात करेंगे, तो जल्दी मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।